नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी बधाई, क्योंकि कहीं न कहीं आज हम जहाँ कहीं भी हैं, उसमें हमारे गुरुजनों का ही हाथ है। चाहे वो गुरु हमारे माता-पिता हों, हमारे पड़ोसी हों, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, आज तक जिसने हमें कुछ भी ज्ञान दिया है, तो वो हमारा गुरु ही है। इसलिए सबको सबसे सादर प्रणाम और सभी का आशीर्वाद इस तरह बना रहे, सबकी ब्लेसिंग बनी रहे। अगर आपको पता होना चाहिए कि जो है टीचर्स डे मनाया जाता है, वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनके जन्मदिन बर्थ एनिवर्सरी को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगर उनकी बातों में अगर उनका कोट याद किया जाए, तो उन्होंने एक साफ-साफ कहा है कि आज से 100 साल बाद यह मैटर नहीं करेगा कि आपके पास कौन-सी कार है जिसे आप चला रहे हैं, किस टाइप का घर है जिसमें आप रह रहे हैं, या फिर कितना मनी है जो आपके बैंक बैलेंस में उसको आप कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या कहाँ घूम रहे हैं। लेकिन संसार में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बेटर चीज़ बनाएगी संसार को, वो क्या होगी कि अगर आपने एक बच्चे के जीवन में भी अगर कुछ भी परिवर्तन ला पाए आपके द्वारा, तो आपकी सबसे बड़ी वो अचीवमेंट होगी। 100 साल बाद लोग ये देखेंगे, ना कि देखें आप कितने अमीर थे या कितने गरीब थे। इसलिए आप दूसरों से सीखते रहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, और दूसरों को सिखाते रहिए जो भी आपसे हो सके। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ करेंगे उनका एनालिसिस। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पे पुराने हैं, तो इसी तरह अपना प्यार इस पे बनाए रखिएगा, इसकी ग्रोथ रेट को बढ़ाए रखिएगा और इसे शेयर करते रहिएगा, जहाँ तक संभव हो सके। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। खाद्य तेल की जो फूड एडिबल जो ऑयल हैं, उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक इनकी कीमतों में कम होने की संभावना है। इसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं, उसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। साथ ही साथ भारत में जो तिलहन फसलें हैं, उनका उत्पादन भी बढ़ गया है, इसलिए ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर आपसे देखें कि पेपर में किस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जा सकता है, तो जब आपसे प्रश्न आएगा देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसलों के पैटर्न या फिर उनके प्रोडक्शन के बारे में, तब वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले अभी देखें हाल ही में हुआ क्या है। पिछले साल जो 6 जो प्रमुख खाद्य तेल हैं, मूँगफली है, सरसों है, वनस्पति तेल है, सोया है, सूरजमुखी है या फिर ताड़ का तेल है, उनकी जो रिटेलिंग प्राइस है उसमें 48% तक की वृद्धि देखी गई है। इसका प्रमुख कारण क्या था? एक तो वैश्विक कीमतों में उछाल आ चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कि कोविड महामारी के दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, आपूर्ति संभव नहीं हो पाई थी। साथ ही साथ सोयाबीन का हमारे यहाँ पे उत्पादन भी कम हुआ था, क्योंकि सोयाबीन हमारे यहाँ सबसे बड़ी उत्पादित होने वाली फसल है। अगर उसका उत्पादन कम होगा, तो सीधी बात है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, उसकी कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा चीन द्वारा खाद्य तेल की अत्यधिक खरीद की गई थी, इससे भी वहाँ पर कीमतों में वृद्धि हुई थी। साथ ही साथ कई प्रमुख तेल उत्पादक जो देश थे, उन्होंने क्या किया था, आक्रामक रूप से इन तेलों का उपयोग जैव ईंधन नीतियों का अनुसरण करने के लिए यूज़ किया था। जिससे क्या हुआ था, उन्होंने अपनी खाद्य तेल की फसलों को बदलकर वहाँ पे क्या किया, जैव ईंधन नीतियों की ऐसी फसलों को बोया जो जैव ईंधन दे सकें। इसके अलावा सरकार के टैक्स और उनकी फीस भी भारत में खाद्य तेलों की खुदरा मूल्य को बड़ा हिस्सा बनाती है। तो अगर देखें अगर हम बस 2020 और 2021 के खाद्य तेलों की अगर तुलना करें, तो पिछले वर्ष जहाँ सरसों का तेल 100 रुपए था, इस साल जो अप्रैल 2021 में 140 हुआ। ये सारे जो तुलना है, वो अप्रैल 2021 और अप्रैल 2020 है। तो पहले मैं अप्रैल 2020 की कीमत बताऊंगा, फिर अप्रैल 2021 की। अगर इस चार्ट के थ्रू देखें, जो पाम ऑयल है, पाम तेल है, जो पिछली बार 80 रुपए था, इस बार 132 रुपए हो गया। सूरजमुखी का तेल 100 रुपए से बढ़कर 165 रुपए हो गया। मूंगफली का तेल 120 रुपए से बढ़कर 160 रुपए हो गया। सोया का तेल 95 से बढ़कर 145 रुपए हो गया। इसको आईएनएस ने प्रकाशित किया था। अगर देखें खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता की अगर बात की जाए, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयात करने वाला देश है। यहाँ पर खाद्य तेल की ज़रूरतों का लगभग 60% यानी आधे से अधिक हिस्सा क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर से आयात करते हैं। जिससे क्या होता है, देश की जो रिटेल प्राइस होती है, खुदरा कीमतें होती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। जब भी विदेशों में कीमत बढ़ेगी, क्योंकि 60% आयात करते हैं, तो सीधी बात है हमारे खाद्य तेल पर महंगाई बढ़ेगी। साथ ही साथ इंडोनेशिया और मलेशिया में जो पाम ऑयल है, और ब्राजील और अर्जेंटीना से हम सोया तेल, इसके मुख्य, और रूस से हम क्या, और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल आयात करते हैं। जब आपसे क्वेश्चन आए, तो इंडोनेशिया और मलेशिया से हम पाम ऑयल का आयात करते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना से सोया तेल का आयात करते हैं, और रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल हम आयात करते हैं प्रमुख रूप से। बाकी और देशों से करते हैं, बल्कि प्रमुख देश ये हैं। अगर कुछ फैक्ट बात की जाए डेवल ऑयल के बारे में, तो खाद्य तेल के जो प्राथमिक स्रोत हैं और खाद्य तेल के जो द्वितीयक स्रोत हैं, उनमें अगर बात की जाए, तो जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, तो हम खाद्य तेल जो प्राथमिक सोर्स हैं, वो क्या क्या यूज करते हैं, सोयाबीन यूज करते हैं, रेप सीड यूज करते हैं, सरसों यूज करते हैं, मूंगफली यूज करते हैं,
सूरजमुखी करते हैं, कुसुम यूज करते हैं और नाइजर यूज करते हैं। अगर द्वितीय स्रोत देखें खाद्य तेल क्या है, तो पाम ऑयल, जिसको हिंदी में इसमें तेल हथेली लिख दिया गया लेकिन उसका है पाम ऑयल, हम यूज करते हैं। नारियल का तेल यूज करते हैं, चावल की भूसी का भी यूज करते हैं, कपास के बीज और वृक्षों से उत्पन्न तिलहन, इनको यूज करते हैं। अगर भारत में तिलहन उत्पादन में देखें कि प्रोडक्शन में आखिर हमारी कमी क्यों आई थी, क्या रीजन है, हमारे यहाँ पे क्या है, जहाँ तक जो भी यहाँ पे तिलहन फसलें की जाती हैं वो वहाँ पे क्या होता है, वर्षा आधारित परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे क्या होता है, हम वर्षा जब होती है उसी तभी हम इन चीज़ों को उगाते हैं। तो लगभग 70% क्षेत्र इसके ऊपर आता है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर वर्षा जिस साल खराब होती है उस साल हमारा प्रोडक्शन गिर जाता है। इसके अलावा जो मूंगफली और सोयाबीन है, इसको बोने के लिए जिसका बीज चाहिए उसकी भी लागत बहुत अधिक होती है, इसलिए किसान, छोटे किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर किसानों के पास खेत जो आकार वो छोटा है, इसलिए वो इनको नहीं कर पाते, वो अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, उत्पादकता हमारे यहाँ पे कम है और बीज की रिप्लेसमेंट रेट है वो भी क्या है, कम है। लेकिन अगर देखें सरकार ने क्या कोशिश की है, तो हाल ही में सरकार ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को खाना पकाने के तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक मिशन, घोषणा की है। एक वो है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल पाम की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है खाद्य तेल की कौन सी घोषणा की गई है, तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, इसकी घोषणा की गई है। आइए बात करते हैं नासा का प्रिजर्वेशन रोवर। तो ये न केवल हमारे आम दैनिक जीवन में जानने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें परीक्षा से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखें कि नासा के जो प्रिजर्वेशन रोवर है, उसने पृथ्वी पर वापसी आने के उसका टाइम हो गया है, इसलिए उसने क्या किया है, अपना पहला रॉक यानी चट्टान का नमूना सफलतापूर्वक एकत्रित कर लिया है। नासा ने इसे परफेक्ट कोर सैंपल भी बताया है। अगर टॉपिक का लिंक देखें, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो अंतरिक्ष में जितनी जागरूकता संबंधित जो टॉपिक है वहां से आएगा। तो रोवर का मतलब, अगर आप देखें, रोवर का मतलब होता है जो वहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे ये उतारा गया है, ये है रोवर। हमने भी मार्स पे उतारने की कोशिश की लेकिन हमारा हार्ड लैंडिंग हो गई, इसलिए ये टूट गया था। तो ये है रोवर, इसका नाम है प्रिजर्वर। तो इसने उतरा है वहाँ पर, जो क्या नमूनों को वहाँ पे उसने एकत्रित किया है। तो नासा ने क्या किया, जो प्रिजर्वर है इसके द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों को पुनः प्राप्त करने के लिए और अधिक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा ये प्रिजर्व फरवरी 2021 में मंगल के जेजेरो क्रेटर पर चट्टानों की तलाश में जो प्राचीन जीव के प्रमाण हो सकते हैं, वहां उन्होंने पहुंच कोशिश की है। यहाँ पर एक प्राचीन झील पर स्थित होने की संभावना व्यक्त की गई, वहां पर जाकर उसने उनके नमूनों को एकत्रित किया है, सैंपल लिए हैं। अगर देखें कि जो प्रिजर्व रोवर मिशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो उनको आप गौर से उनके नाम याद रखने हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन कहीं आ जाए इसका मतलब क्या होता है, ये किस किस मिशन में यूज किया गया है। तो इसमें एक अनूठा उपकरण लगाया है जिसका नाम है मॉक्सी, अर्थात MOXIE। इसको देखें, मार्स ऑक्सीजन ESRU इसरो, इसका प्रयोग किया गया है। इसमें होगा क्या, इसमें पहली बार क्या किया जाएगा, जो वहाँ की जो वातावरण है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, तो उसका क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वहाँ मंगल पे क्या करेंगे, इसको एक एटॉमिक ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा इसरो, का अगर डिटेल दिखे होता है इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इन सितु का मतलब होता है स्वस्थान, यानी वहीं पर जो चीजें मिलती हैं उन्हीं का संसाधनों का उपयोग करके वहां पे यूज कर लेना उनका, या फिर मिलने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग, मानव की जरूरतें या अंतरिक्ष यान की आवश्यकता अनुसार उनका रिसोर्स का यूज करना है। तो इसरो का फॉर्म होता है इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी जो चीजें वहां पे उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों का उपयोग करना। तो मॉक्सी अगर बात की जाए, तो ये मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया जाएगा, जो वातावरण वहाँ पे क्या है, जो CO2 उपलब्ध है, इस जो आपको दिख रहा है मॉक्सी, ये इससे क्या होगा, इससे क्या कन्वर्ट कर देगा, CO2 को ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन देके कुछ वहाँ पे जीवन की संभावना को तलाशा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रोवर के साथ यहाँ पे एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर भी इसके साथ भेजा गया था, जिसका नाम है इंजेनिटी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जब हेलीकॉप्टर नाम है तो उसका नाम है इंजेनिटी। मॉक्सी आपने देख लिया, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तोड़ने, ऑक्सीजन अणु बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा साथ में। और यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर लेके गया है उसका नाम है इंजेनिटी। ये अगर इसका क्लोज व्यू देखें इस तरीके का है, तो ये रहा रोवर। इसकी अब ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर घूमेगा, वहाँ के नमूने एकत्रित करेगा, वो इसके ये यहाँ पे इसको कैप्चर करता रहेगा। तो अगर इंजेनिटी की बात की है क्या, ये पृथ्वी पर जो भी मॉडिफाइड प्रयोगशालाओं में उनके एनालिसिस करने के लिए मंगल ग्रह से चट्टान के नमूनों को वापस लाने के लिए एक नियोजित पहला कदम है। बायो सिग्नेचर की तलाश यहाँ का लक्ष्य है। अगर बायो सिग्नेचर क्या बात है, अगर बायो सिग्नेचर मतलब क्या होता है, वर्तमान या पिछले जीवन के जो हस्ताक्षर है, वहाँ पिछले जीवन क्या क्या वहाँ पे साइन बचे हुए हैं उनको आकलन करना इसका काम होगा। इस मिशन के अगर कुछ प्रमुख उद्देश्य देखे जाएं, तो वहाँ पर जो एंशियंट टाइम के माइक्रोबियल जीवन है उसके संकेतों की तलाश करेगा।
साथ ही साथ यहाँ पे पृथ्वी पर लौटने के लिए मंगल ग्रह की चट्टानों को एकत्रित करेगा, वहाँ धूल के नमूने हैं, उनके सैंपल लेगा। ये यहाँ के एक प्रयोगात्मक हेलीकॉप्टर का वितरण भी यहाँ वितरित किया जाएँगे, यहाँ उनका टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंगल ग्रह, वहाँ की क्लाइमेट को, वहाँ की जियो साइंस को का भी यहाँ पे स्टडी की जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, भविष्य में मंगल मिशनों का क्या टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रदर्शन किया जाए, उसका एक तरीके का ये सैंपल है। अगर हम बात ये देखते हैं कि मंगल ग्रह आखिर हम इतना रुचि क्यों मंगल ग्रह में दिखा रहे हैं, क्या रीजन है कि हम मंगल ग्रह को बार-बार फोकस कर रहे हैं। हमने भी अपना एक मिशन मंगल पे भेजा हुआ था, मॉम जिसका नाम, उसको भेजा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसको हमने भेजा था वहाँ पे। तो है क्या, एक तो ये हमारे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, वो है मंगल, लगभग 200 मिलियन किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है भविष्य में कि मनुष्य यहाँ पर जब अधिक समय तक घूमने या रहने की इच्छा कर सकते हैं कि जब यहाँ पे जाएं, वहाँ टूरिज्म के लिए वहाँ चले जाएं। साथ ही साथ मंगल के ऐसा वहाँ पे साक्ष्य पाए गए कि वहाँ पानी हो सकता है, फिर वहाँ पर एक ऐसा वातावरण रहा है अतीत में जो वहाँ पे जीवन की संभावनाएं दिखाता है। तो शायद हो सकता है वहाँ पे जीवन जीने लायक कुछ स्थितियाँ बन जाए। साथ ही साथ यहाँ पर कॉमर्शियल यात्रा करने का भी प्रभाव इस पे पड़ सकता है, इसलिए मंगल ग्रह को, जो काफ़ी हमारे पृथ्वी के क्लोज माना गया है, इसलिए इस पे लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कोविड-19 के न्यू वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है म्यू वेरिएंट, म्यू, MU। तो इसका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने SARS-CoV-2 के एक संस्करण B.1.621 को एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है और इसको MU संस्करण कहा है। तो अगर इसके टॉपिक का लिंक देखें, ये बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी संबंधित मुद्दे हैं, उनसे लिंक है। अगर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट देखें, इससे पहले कोरोना वायरस के एटा, अयोटा, कप्पा और लैम्डा भी आ चुके हैं। तो म्यू जो वेरिएंट है, उसको पहली बार जनवरी 2021 में खोजा गया है। इसको कहाँ खोजा गया, कोलंबिया। और कोलंबिया देश कहाँ पे है, ये साउथ अफ्रीका के उत्तर में पाया जाने वाला देश है, बिल्कुल लगा हुआ। सॉरी, साउथ अमेरिका के दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला देश है। और अब तक ये लगभग 39 देशों में इसको फिर आगे देखा गया है। साथ ही साथ अगर इसके म्यू वेरिएंट के कुछ मामले जो सामने आए हैं, उनमें दक्षिण अमेरिका और यूरोप के देशों से बड़े प्रकोप की यहाँ सूचना मिली है, इसलिए इसको देखा जा रहा है, स्टडी की जा रही है। अगर देखें कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, क्योंकि म्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की हमने बात की है, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अगर किसी में आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारकों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जो करते क्या है कि वायरस की विशेषताओं को, जो वायरस की पहले विशेषताएं थी, उनमें कुछ चेंज लाते हैं, जिससे क्या होता है, वो अधिक संप्रेषणीय बन जाते हैं, रोगों को और गंभीर बना देते हैं, और जो उनकी प्रतिरक्षा हम जो भी बनाते हैं, जो भी उनको हम वैक्सीन देते हैं, उससे वो बच जाते हैं। तो ऐसे वेरिएंट हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है कि हमारे इंटरेस्ट हो जाते हैं। इनमें चिंता की बात क्या होती है कि इनके जैसे अल्फा, बीटा, गामा होते हैं, उनकी तुलना में ये निम्न स्तर की चिंता का रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जो जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं, एटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा। लेकिन फिर भी ये इनके हानिकारक दुष्प्रभाव हमारे मानव शरीर पे या किसी भी जानवर देखे जा सकते हैं। इनके क्या होता है कि ये संप्रेषणीय क्षमता, यानी कि ये एक दूसरे के पास जाने की, जल्दी से फैलने की क्षमता अधिक होती है। साथ ही साथ महामारी विज्ञान में हानिकारक परिवर्तन भी लाते हैं, इसलिए इनको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। अगर देखें कि एक वायरस में ये वेरिएशन होते कैसे हैं, तो वायरस के अंदर जो भी वेरिएंट होते हैं, तो क्या होता है, अगर उनके अंदर एक या एक से अधिक म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन हो जाते हैं, तब ये वेरिएंट हो जाते हैं और उनको वैरायटी होकर आगे चलना स्टार्ट कर देता है। होता क्या है कि अगर बेसिकली देखा जाए, तो वायरस का लक्ष्य क्या होता है, वायरस जब भी अपनी बॉडी को बनाता है, तो उसका अंतिम टारगेट ये होता है कि वो अपने आप को इस तरह मॉडिफाई कर ले कि वो मानव के साथ सह-अस्तित्व में रह सके। इसका मेन रीज़न क्या है कि उसको जीवन जीने के लिए उसे आवश्यक जो खाद्य पोषण चाहिए होता है, वो उसे मनुष्यों से चाहिए होता है, मेरे मेजबान होस्ट से चाहिए होता है, उसका कोई उसका भोजन होता नहीं है। इसलिए क्या करता है कि ये उनके साथ सहवास, साथ रहने के लिए, सहअस्तित्व करने के लिए अपने आप में चेंजमेंट लाता रहता है। हो सकता है वो हमारे लिए हानिकारक हो, लेकिन वायरस के लिए फ़ायदेमंद होता है वेरिएंट, इसलिए उसमें चेंजमेंट आते रहते हैं। और चेंजमेंट आते कैसे हैं? जब भी आपको पता होना चाहिए, हमारे अंदर डीएनए पाया जाता है, जबकि वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए पाए जाते हैं। तो आरएनए जब भी रिप्लिकेट होते हैं, यानी जब चेंजमेंट आते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें कुछ अगर चेंज आ जाते हैं, उन चेंजेस को ही म्यूटेशन कहा जाता है, अर्थात उनमें जो परिवर्तन आते हैं, उसको हिंदी में उत्परिवर्तन, इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। और इन म्यूटेशन वाले वायरस को क्या बोलते हैं, वेरिएंट कहा जाता है। जो भी चेंज है, उनको वेरिएंट कहा गया। तो वेरिएंट या फिर तो एक या फिर कई अधिक म्यूटेशन से भिन्न हो सकता है। होता क्या है, जैसे मान लो आपने कोई भी ये पितृत्मक स्ट्रेन है, यानी पेरेंटल कोई स्ट्रेन है, इसके आरएनए ये हैं, इनमें उत्परिवर्तन हुआ, एक चेंज हुआ, तो म्यूटेशन, बहुत से म्यूटेशंस अगर होते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो इस टाइप का था, वो थोड़ा-सा चेंजमेंट आ गया, आरएनए चेंज हुआ, फिर उसमें नया स्ट्रेन बन गया। पहले इस टाइप का, उसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे ब्लू थे, यहाँ पे रेड-रेड आ गए। ये आपको ग्राफिक्स समझाने की कोशिश की गई है। इसमें क्या होता है, आरएनए में चेंज है, और आरएनए में जब चेंज आता है, क्योंकि अगर हमारे डीएनए में चेंज आता है, तो हमें, अगर हमारे पापा के डीएनए हमसे सेम कॉपी हो जाती, तो हम सेम पापा जैसे आइडेंटिकल हो जाते दिखने में। या जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, और ट्विन्स में क्या होता है, उनके दोनों आरएनए सेम होते हैं।
तो इस अगर उनके आरएनए मतलब सॉरी डीएनए क्या होता है, उनकी कॉपी लगभग एक सेम होती है, इसलिए वो हूबहू एक जैसे दिखते हैं। इसी तरह क्या होता है, जब भी आरएनए कॉपी करता है, अगर कॉपी ना हो पाई, कुछ चेंज आए, एक नया बिहेवियर वो शो करने लगता है, तो न्यू स्ट्रेन बन जाता है। तो इस म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है क्या, उत्परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो जो वायरस के जो आनुवांशिक क्रम है, अनुक्रम है, जो आरएनए के अंदर जो भी एक सीक्वेंस है, उसमें क्या होता है, चेंजमेंट आते हैं। तो सार्स कोव 2 के मामले में हुआ क्या है, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए वायरस है, उसमें क्या हुआ, उत्परिवर्तन हुआ। उसका अर्थ क्या है, उसके सीक्वेंस में परिवर्तन हो गया, जिससे क्या हो गया, उनके बीच में जो अणु थे, एटम थे, उनकी व्यवस्था क्रम में चेंजमेंट आया, और क्या हुआ, जिससे वो उनमें चेंज आए, तो नया वेरिएंट बन गया। तो आरएनए वायरस में उत्परिवर्तित अक्सर होते कब हैं? ये तब होते हैं जब वो क्या करते हैं, अपनी स्वयं की जब हम कॉपी बनाते हैं, उसमें कुछ गलतियाँ आ जाए। जैसे आप जेरॉक्स में कम कराते हैं, या फोटोस्टेट में जाते हैं, आपने कुछ अपनी कॉपी दे दी जेरॉक्स करने के लिए, उसके बीच जेरॉक्स में हो सकता है उसके बीच में कुछ ऐसा दूसरा कागज लग जाए, या कुछ चेंजमेंट आए, तो नीचे ब्लैक आ जाता है, कुछ वहाँ पे पूरा पोर्शन ब्लैंक हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वो जेरॉक्स तो हुई थी, बस उसमें कुछ चेंजमेंट आ गया। ऐसे क्या होता है, जब आरएनए अपने अपने नए अपने पेरेंट जो डॉटर सेल्स बनाता है, तो अपनी जब नई कॉपी करता है, जेरॉक्स करता है, तो उसी को जब चेंजमेंट आ जाते हैं, तो उन्हीं आरएनए अपनी सेम टाइप कॉपी ना बना के उसमें कुछ चेंज होते हैं, उसी को बोलते हैं वेरिएंट, उत्परिवर्तन बोला बोला जाता है। आइए बात करते हैं डुरेंट रेखा की। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो रहा है, और इसलिए वो पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चर्चा का विषय है, इसलिए इसमें जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो आपको बताई जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले अगर मैप की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए हमारा ये देश है भारत। भारत के आपने देखो यहाँ पे कश्मीर, इस साइड है चाइना, और यहाँ कोने पे लगा हुआ है तजाकिस्तान, और इधर ही है यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे अफगानिस्तान, इधर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो सीमा अलग करती है, उस सीमा का नाम है डूरेंट लाइन, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो डूरेंट अगर लाइन या डूरेंट रेखा की बात की जाए, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 2670 किलोमीटर लंबी एक इंटरनेशनल भूमि सीमा है। 12 नवंबर 1893 को यहाँ ब्रिटिश के एक जो सिविल सर्वेंट थे, जिनका नाम था सर हेनरी मोर्टिमर डूरंट, और उस समय अफगान के शासक थे अमीर अब्दुल रहमान। इनके बीच में समझौता हुआ, इन्होंने बोला कि अपनी अपनी बाउंड्री हम क्लियर कर दें। जैसे अपने कोई अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं, तो आपको पता है कितने फीट या कितना गज हमारा है, तो वहाँ पे हम जैसे बाउंड्री करते हैं, ऐसे दो देशों, उस टाइम ये पाकिस्तान इंडिया एक था, तो इसको पूरे को और अफगानिस्तान अलग करने के लिए एक लाइन खींची गई थी, सर हेनरी मोर्टिमर डूरंट और अब्दुल रहमान के बीच में। तो उसको सीमांकन वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए, और उस लाइन को उन्होंने बोला, क्योंकि डूरंट के अंडर हुई, तो उन्होंने अपना डूरंट लाइन इसको नाम दे दिया। इस रेखा के दोनों ओर क्या था, जो यहाँ पे जो आदिवासी इलाके थे, वहां पर दोनों तरफ पश्तूनी लोग वहां रहते थे, तो उनके बीच में ये लाइन डाल दी, तो आधे पश्तूनी हो गए अफगानिस्तान तरफ, आधे हो गए थे पाकिस्तान। इस टाइम के, उस टाइम ये भारत ही था। यह रेखा चीन के साथ अफगानिस्तान की सीमा से लेकर ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा तक फैली हुई। जैसे आप देखिए, यहाँ पे चाइना है, तो यहाँ पे ये लाइन है, इधर तजाकिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, नीचे आप चले जाओगे, यहाँ ईरान ईरान है, उसके नीचे अरबियन सी है, तहाँ तक ये पूरी लाइन इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर फैली हुई है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो क्या हुआ, वहाँ पर जब पाकिस्तान हमसे बंटवारा हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान को विरासत के रूप में ये डूरेंट लाइन मिली। तो आपसे आज का प्रश्न ये है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को बोलते हैं डूरेंट लाइन। तो आपसे प्रश्न ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनती है, उसका नाम क्या है? और चाइना और भारत के बीच में जो सीमा सीमा बनती है, उस रेखा का नाम क्या है? आपको ये दो आंसर देने हैं। देखते हैं आप लोग कितने सिंसियर हैं पढ़ाई करने में, और उसका आंसर दे पाते हैं। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है मेरे द्वारा की गई कोशिश आपको अच्छी लग रही होगी। फिर भी आपको लगता है सर इसमें कुछ चेंजमेंट लाने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, उनके आपको पूरी बातों को गौर किया जाएगा। नहीं तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियर से, क्योंकि जल्दी हम मंथली भी क्लास करने, मैराथन सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें आपको पूरे मंथली करंट अफेयर को कवर किया जाएगा, जो पिछले 1-2 महीने से, जून से लगभग हम स्टार्ट कर देंगे। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियर से। थैंक यू।